लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल फाइन एंड ऑफ कोर्स प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जामिनेशन। दिस इज सोनिया गाइस, लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज। सो फाइनली आज हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले कंप्लीट लिटरेचर। जितना भी आपका कंप्लीट लिटरेचर से एमसीक्यूज बन रहा है वो सभी मैंने इंक्लूड किए हैं वीडियोस में। लेट्स प्रैक्टिस, इट रियली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा फ्रेंड्स, जितने भी इसमें एमसीक्यूज हैं वो सभी आपके जो स्टेट लेवल्स के सेट एग्जामिनेशन लिटरेचर के हुए हैं एज वेल यूजीसी नेट पास्ट पेपर्स से उठाए हुए आपके क्वेश्चंस हैं। सो यू डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन, you get confidence after solving all the question I discuss in today's video. Stay tuned till the end of this video so that you guys can revise most of your portion for your exam perspective. Let's start today's video. And the first question we have, which age is known as the age of reason? So this is a very simple question. Answer we have option number B, Augustan age. So let me discuss about the age of reason. So basically is the period in English literature, रफली अगर मैं बात करूं तो आपका 17th टू 18th सेंचुरी, 17th टू 18th सेंचुरी जो बेसिकली आपका पीरियड है इन लिटरेचर कंसीडर द एज ऑफ रीजन. व्हाई वी कॉल इट? बिकॉज आप देखेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड रीजन, लॉजिक, ऑर्डर, क्लैरिटी एंड बैलेंस को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा एंड दीज बिकम मेन आइडियल्स राइट इन लिटरेचर. सो दिस इज कंसीडर्ड एज ऑफ रीजन. बेसिकली यहाँ पे रेशनल थिंकिंग, साइंटिफिक आपका माइंडसेट हो गया एंड क्रिटिसिज्म एंड रूल्स, सटायर का फ्लरिशमेंट हो रहा है. सो दीज आर द रीजन वी कॉल्ड द एज ऑफ रीजन. ओके, so guys, now let's jump towards the second question. The metaphysical poets were mainly active during the. So guys, answer to that question we have option number B, Jacobean age. तो मैं आपको पहले बता दूं मेटाफिजिकल जो पॉइंट है ये बेसिकली एक टर्म है राइट फॉर अ ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी. तो 17th सेंचुरी का जो आपका इंग्लिश पोएट्स का ग्रुप है जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल है, फिलोसॉफिकल है, अपने वर्क्स में डीप एंड अब्स्ट्रैक्ट बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कहीं ना कहीं मेंशन करते हैं अपने राइटिंग्स में. तो दीज आर द ग्रुप. और फ्रेंड्स, द टर्म मेटाफिजिकल, ये जो बेसिकली आपका टर्म है मेटाफिजिकल, इट इज फर्स्ट यूज्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखना है. 18th सेंचुरी से एसोसिएशन है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, हु सेड दीज पोएट्स डील्ड विद मेटाफिजिक्स. क्योंकि ये जो पोएट्स हैं किससे डील कर रहे हैं? मेटाफिजिक्स से डील कर रहे हैं. सो यू जस्ट कंसीडर इन योर माइंड बिकॉज इनका जो मेन आइडियाज रहता है इट इज टूवर्ड्स कंसीट, जहाँ पर फार फैच कंपैरिजन किया जाता है एंड ब्लेंडिंग्स आपको इमोशन इन थॉट्स की देखने मिल जाएगा. सो आई एम जस्ट नॉट गोइंग इन अ वेरी मच एक्सप्लेनेशन. अभी क्विकली लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड द विक्टोरियन एज एज ऑफ डाउट? सो गाइज, आंसर टू दिस क्वेश्चन यू सी ऑप्शन नंबर बी, आर्नल्ड. सो मैं आपको बता दूं मैथ्यू आर्नल्ड जो है आपके मेजर विक्टोरियन क्रिटिक हैं एंड पॉइंट हैं, और उनका बिलीव्ड है कि जो विक्टोरियन एज है जिसको हमने अपने लिटरेचर में 1837 टू 1901 हम लोग स्टडी करते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो ये जो पीरियड है वो मार्क्ड बाय कंफ्यूजन, क्वेश्चनिंग एंड लॉस ऑफ फेथ. दैट्स वाई आप देखेंगे एज ऑफ डाउट बेसिकली कॉल्ड किया जाता है आपके मैथ्यू आर्नल्ड को, क्योंकि सोसाइटी जो था वॉज स्ट्रगलिंग कर रहा था बिटवीन ओल्ड रिलीजियस बिलीव्स एंड न्यू साइंटिफिक आइडियाज राइट. सो मैंने आपको रीजन एज वेल एक्चुअल जो आपका सिचुएशन है विक्टोरियन एज का एज रिगार्ड आपके मैथ्यू आर्नल्ड यहाँ पे डिस्कस कर दिया. अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ टेक्निक मेनली एसोसिएटेड विद. सो गाइस, मैं आपको बता दूं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ नैरेटिव टेक्निक दैट ट्राइज टू शो द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ अ कैरेक्टर्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरीज एंड ऑफ कोर्स इट एसोसिएशन लाइक एग्जैक्टली द जो भी मतलब माइंड में अकरेंस हो रहा है, जो भी माइंड के अंदर चल रहा है, ठीक है, तो उसी का एक मतलब फ्लोइंग हो रहा है उसका, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. अभी यहाँ पे आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ टेक्निक मेनली एसोसिएटेड विद विच एज? सो वी हैव मॉडर्निज्म. तो आप देखेंगे जितना भी आपके जेम्स जॉयस हो गए, ठीक है, जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ हो गई आपकी एंड विलियम फॉकनर हो गए आपके, तो ये सभी जो आपके ग्रेट यूजर्स हैं दिस पर्टिकुलर टेक्निक के, सो यू सी एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म से, ठीक है. तो आप देखेंगे जो मॉडर्निस्ट राइटर हैं उनका जो बिलीव है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एक्शंस पर है राइट, क्योंकि वो लेस इंपॉर्टेंट देते हैं इनर साइकोलॉजिकल वर्ल्ड को. सो आप देखेंगे कहीं ना कहीं stream of consciousness was the best method to show his inner reality.
So this particular technique used by modernism or associated with it. Okay, now let's move on next one. So guys, question number 5, we have the term art for art's sake is associated with which. ओके, सो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर सी, एस्थेटिक्स. तो मैंने कई बार आपको बताया आर्ट फॉर आर्ट से मतलब इसका है आर्ट शुड एग्जिस्ट प्योरली फॉर ब्यूटी. मतलब यहाँ पे किसी मोरल की बात नहीं होता, आर्ट का मतलब है सिर्फ ब्यूटी, नो मोरल दे टॉक अबाउट. ठीक है, प्लेजर और ऑफकोर्स एस्थेटिक्स की बात करता है, यहाँ पे कोई मोरल लेसन्स और कोई भी कुछ भी टीच नहीं किया जा रहा. सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ आर्ट फॉर आर्ट से. अभी इसका जो एसोसिएशन है एस्थेटिक्स से है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये जो फ्रेज है इट कम फ्रॉम फ्रेंच, राइट. ये फ्रेंच से आपका आ रहा है और इट बिकेम फेमस इन 19th सेंचुरी इन यूरोप, स्पेशली एस्थेटिक मूवमेंट. तो आपका जो बेसिकली 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट है, एस्थेटिक मूवमेंट, तो ये जो आपका बेसिकली टर्म है इट केम और it became famous from this movement, so that's the reason it is associated with aesthetics. Okay, अभी next question we have, who is Sylvia is a poem by. So guys, answer to this question William Shakespeare. अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको explain करूँगी, क्योंकि who is Sylvia, it is not a poem, it's a song from Shakespeare का जो play आया था The Two Gentlemen of Verona. ठीक है, The Two Gentlemen ऑफ वेरोना, राइट. सो ये जो प्ले है आपके विलियम शेक्सपियर का, जिसके एक्ट 4 में जो सीन आपका सेकंड था, वहाँ पर बेसिकली ये जो सॉन्ग है इज संग टू प्रेस. ये बेसिकली इस सॉन्ग को इसलिए गाया गया जहाँ पर वो प्रेस कर रहे थे सिल्विया को. अभी सिल्विया कौन थी? सिल्विया बेसिकली हीरोइन ऑफ द प्ले थी. तो वो बेसिकली उसकी ब्यूटी को सेलिब्रेट कर रहे थे, उसकी काइंडनेस एंड वर्च्यू को सेलिब्रेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग. सो इट इज़ अ सॉन्ग, यू कीप इन योर माइंड. आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ नॉट रिटन बाय मिल्टन. सो गाइज आपने ये ध्यान में रखना है, नॉट पूछा है, मिल्टन ने जो नहीं लिखा, जॉन मिल्टन ने बेसिकली. तो देखिए फर्स्ट हम सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं. लेसिडास फर्स्ट वी हैव, ये जॉन मिल्टन ने लिखा है, विच इज़ पब्लिश्ड 1637. ठीक है, और क्या है ये? एक पेस्टोरल एलिगी है, पेस्टोरल एलिगी. तो साथ के साथ हम लोग रिवाइज भी करते रहेंगे. पेस्टोरल एलिगी है रिटन ऑन द डेथ ऑफ मिल्टन्स कलीग फ्रेंड एडवर्ड किंग. जब एडवर्ड किंग की डूबने से मृत्यु हो जाती है तो तब इस बेसिकली जो पेस्टोरल एलिगी है इसको लिखा जाता है. एंड यहाँ पर आप देखेंगे डेथ, ग्रीफ, इमोर्टैलिटी के बारे में बात किया है. अभी लेट्स मूव ऑन इल पेंसरोसो. सो आप देखेंगे दिस इज अगेन बाय जॉन मिल्टन, राइट, एंड इट वॉज रिटन अराउंड 1631 टू 32. तो बेसिकली कंपेनियन पोयम है टू एल एलिग्रो की, राइट. यहाँ पर बेसिकली जो जॉन मिल्टन है सेलिब्रेट करें द लाइफ ऑफ मिलनकॉली. ठीक है, कंटेम्पलेशन एंड ऑफ कोर्स को स्टडी करें. तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सैडनेस, यहाँ पे सैडनेस, सीरियस, राइट, आपको देखने मिल जाएगा. फिलोसॉफिकल मूड आपको देखने मिल जाएगा. सो इट्स अबाउट जॉन डन. अभी नेक्स्ट वी हैव एरोपैजिटिका. तो इट इज अगेन बाय जॉन मिल्टन and it published 1644. very important for exam perspective. prose pamphlet है ये इनका, it's a prose pamphlet. एंड आप देखेंगे इसमें बेसिकली इन्होंने इसको लिखा है अगेंस्ट सेंसरशिप, जो आपका 1643 में आया था. बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए इन्होंने बेसिकली उसको सपोर्ट कर रहे थे. तो ओवरऑल दिस इज बेस्ड ऑन इट. एंड ये जो इनका वर्क है एड्रेस कर रहा है इंग्लिश पार्लियामेंट को. एंड एब्सोलम एंड आर्किटोफल, यू सी दिस इज बाय जॉन ड्रेडन. तो बेसिकली ये जॉन ड्रेडन का वर्क है. सो ऑप्शन सी द आंसर इज टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी. एंड ये इनका बेसिकली पब्लिश हो रहा है 1681 में. ये इनका एक पॉलिटिकल सटायर है. यू कीप इन योर माइंड, मेनी टाइम वी हैव जस्ट रिवाइज्ड, अगेन लेट्स रिवाइज. पॉलिटिकल सटायर है जिसे इन्होंने वर्ड्स में लिखा है. और इसका जो बेस्ड स्टोरी है इसमें आपको बाइब्लिकल स्टोरी मिल जाएगा ऑफ एब्सोलम्स का जो रिबेलियन था अगेंस्ट किंग डेविड. तो उस पर बेस्ड ऑन स्टोरी है यहाँ पर. सो वी हैव डिस्कस्ड ईच ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 8, द रेप ऑफ द लॉक इज अ, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट्स अ मॉक एपिक. नाउ लेट्स रिवाइज. सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, द रेप ऑफ द लॉक इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय अलेक्जेंडर पॉप. अलेक्जेंडर पॉप. एंड इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था विद 2 कैंटोज 1712 में पब्लिश हो रहा है. इसमें सिर्फ आपको 2 कैंटोज देखने मिल जाएंगे. यू कीप इन योर माइंड ऑफ फैक्ट्स, आई एम जस्ट गोइंग टू सजेस्ट विद यू ऑल. और इसका फ्रेंड जो फाइनल
जो बेसिकली वर्जन आ रहा है, नेक्स्ट वर्जन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1714 में, जिसमें आपको 5 कैंटोस मिल जाएंगे. दीज आर दी पार्ट ऑफ पीवाईक्यू, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस. मॉक एपिक है ये उनका इम्पॉर्टेंट मॉक हीरोइक पोयम है, जिसे इन्होंने बेसिकली लिखा है विद द पर्पस रिटन टू एंड अ रियल सोशल क्वेरल. तो बेसिकली एक रियल सोशल क्वेरल है, उसको एंड करने के लिए इन्होंने लिखा है बिटवीन टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के बीच में जो बेसिकली क्वेरल चल रहा था, एराबेला फर्मर एंड लॉर्ड पीटर. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि वो एक्चुअल फैमिलीज कौन सी है जिन पर बेस्ड ये इनों का मॉक एपिक आया, द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पॉप का. सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. और इसमें जो एक सेंट्रल इंसिडेंट हो रहा है, जो किस तरीके से जो बैरन है वो कट कर देता है लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम अ लेडी बेलिंडा की. ठीक है, सो दिस यू कीप इन योर माइंड. अदरवाइज आपको इसे प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते ही बनते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी है, विच नॉवल स्टार्ट्स विद कॉल मी इशामेल. सो वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, मॉबी डिक. सो गाइज बेसिकली आपका जो मॉबी डिक है, इट इज़ बाय हरमन मेलविल. हरमन मेलविल वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी अमेरिकन लिटरेचर में हम लोग इनको स्टडी करते हैं, और 1851 में इनका ये वर्क आया है. अमेरिकन लिटरेचर से बेसिकली एसोसिएटेड है, और मालविल जो है आपके हरमन मेलविल वन ऑफ द मेजर फिगर्स कंसीडर किए जाते हैं. 19th सेंचुरी जो अमेरिकन रेनेसा है ना, ड्यूरिंग दैट पीरियड ये एक्टिव थे. और इनका ये एक एडवेंचर नॉवल है, सी नॉवल भी इसको बोला जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि मैन वर्सेस नेचर की बात हो रहा है, एंड इविल एंड गुड की बात किया जा रहा है. सो अदर अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे आपने इसमें कैप्टन अहाब, इशामेल, राइट, एंड स्टारबग, मॉबी डिक जो एक वाइट वेल होती है, सिंबल है नेचर का, मिस्ट्री का, अननोन बेसिकली फेट का. सो ये सभी चीज़ें आपको अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी करना है. कॉल मी इशामेल ये बेसिकली वेरी ओपनिंग लाइन है ऑफ दिस नॉवल, और कई बार एग्जामिनेशन में पूछिए. सो इट्स अ पार्ट ऑफ पीवाईक्यू, एज आई टोल्ड इन व्हेन आई स्टार्ट टुडेज वीडियो, कि मैं जितना भी क्वेश्चन आपके साथ आज डिस्कस करूंगी सभी आपके बेस्ड होने जितने भी सेट एग्जामिनेशन होते हैं स्टेट लेवल पर आपके लिटरेचर के, एज वेल द यूजीसी नेट. ओके, तो आपको ओवरऑल बहुत हेल्प मिलने वाला है. जस्ट रिवाइज विद मी स्टेप बाय स्टेप. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव हार्डीज नॉवल. थॉमस हार्डीज नॉवल आर सेट इन. सो देखिए आंसर भी है वेसेक्स. अभी मैं आपको बता दूं, जितना भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वेसेक्स है एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन है ऑफ रूरल साउथ का, राइट, जो साउथ वेस्ट इंग्लैंड में है. अभी वाई डिड हार्डी यूज वेसेक्स, क्योंकि जितना भी थॉमस हार्डी के आप वर्क्स देखेंगे उसमें आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं रूरल लाइफ जो है उसको कहीं ना कहीं ये मेंशन करते हैं, ट्रेडिशनल विलेज कल्चर को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते हैं, एंड इंडस्ट्रियल जो चेंजेस आया है कंट्री साइड, राइट, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, तो इनके वर्क्स में आपको ये सभी चीज़ें देखने मिल जाएंगी. दैट्स द रीज़न इन्होंने इस फिक्शनल आपका जो नेम है वेसेक्स, इसको ये यूज़ करते हैं अपनी मोस्ट ऑफ दी वर्क्स में. तो अगर मैं कुछ नॉवेल्स आपको यहाँ सजेस्ट करूँ, जैसे टेस हो गया, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड हो गया, रिटर्न ऑफ द नेटिव हो गया, जूड द ऑब्सक्योर हो गया, द मेयर ऑफ कैजर ब्रिज, अंडर द ग्रीनवुड ट्री. सो ये सभी जो नॉवल है इनकी ऑलमोस्ट वेसेक्स में ही सेट हुई है. तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. अभी वेरी क्विकली लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11. हु रोट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड आपसे ये वर्क है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, जिसका आंसर है हमारे पास वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट 1895, जिसको फर्स्ट परफॉर्म किया था सेंट जेम्स थिएटर में, जो कि आपका लंदन में है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इट इज़ बाय ऑस्कर वाइल्ड, एंड इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड 1895 इन सेंट जेम्स थिएटर. यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, जो आपका लंदन में है. सो कीप इन योर माइंड, ये एक बेसिकली एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, सटायर का, और आप देखेंगे लेट विक्टोरियन ड्रामा इट कंसीडर, जिसमें हाइपोक्रेसी ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी दिखाई गई है, एज वेल इसको विटी डायलॉग, राइट, एंड आयरनी, राइट, लाइट हार्टेड टोन में लिखा गया है, जिसमें आपको मेन कैरेक्टर्स भी थोड़ा सा देख के जाने हैं. लाइक जैक हो गया, जो किस तरीके से लीड कर रहा है double life as a earnest. Okay, so here we discussed about the importance of being earnest, one of most repeated है. अभी next question we have, a little learning is a dangerous thing appears in. So basically friends, ये जो आपका famous line है that repeated in examination of your, a little learning is a dangerous thing, जो basically written by Alexander Pope, right, इसका association Alexander Pope से है, and उनका जो work है, राइट, उनका जो एक डिटेक्टिव पोएम आया था, एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म,
Schism. Many time have been asked in examination of your 1711 the publication. इस पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने इस फ्रेज को यूज़ किया है न्यू क्लासिकल एज से, बेसिकली अलेक्जेंडर पॉप का एसोसिएशन है। और ये जो लाइन है, ये जो फ्रेज है, जिसका मीन है यहाँ पे हैविंग ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉलेज कैन मेक अ पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट, राइट। जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता एंड यू कंसीडर योर सेल्फ आई हैव आई नो एवरीथिंग, सो इट इज़ लीड यू टूवर्ड्स द मिस्टेक्स एंड मिस जजमेंट। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फ्रेज। और मैं आपको बता दूँ, कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है न्यू क्लासिकल एज से आपका बेसिकली अलेक्जेंडर पॉप का एसोसिएशन इन लिटरेचर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव, हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास। सो गाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ बाय वॉल्ट विटमैन, जो मेजर अमेरिकन आपके पॉइंट हैं। ऑप्शन नंबर बी सी, अमेरिकन ट्रांसीडेंटलिज्म से इनका एसोसिएशन है, और ऑफ कोर्स ये अमेरिकन रेनिसा से एसोसिएटेड है आपके वॉल्ट विटमैन, और इनका ये इंपॉर्टेंट वर्क है विच पब्लिश्ड 1855। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो फर्स्ट एडिशन था इस वर्क का, उसको वॉल्ट विटमैन ने सेल्फ पब्लिश किया था। आप देखेंगे जो बुक है इसमें 12 पोएम्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली 12 पोएम्स आपको देखने मिल जाएगी, कलेक्शन है ये, राइट। इनिशियली 12 पोएम्स आपको देखने मिल जाएगी, उसके बाद रिवाइज्ड हो रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म आ रहा है इसका। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे काफ़ी सारे इसके मतलब डेथ बेड एडिशन, जो फाइनल एडिशन आ रहा है, जिसको आप डेथ बेड एडिशन बोल सकते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, डेथ बेड एडिशन जो इसका पर्टिकुलर आ रहा है, उसमें आप देखेंगे वो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल 1891 टू 92 में पब्लिश हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ ओवर 400 पोएम्स आपको उसमें देखने मिल जाएगी। तो इनिशियली इसमें आपको सिर्फ 12 पोएम्स मिलेंगी, ये बेसिकली पोएट्री कलेक्शन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके वॉल्ट विटमैन का। वॉल्ट विटमैन अपने आप में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव अमेरिकन लिटरेचर में हम लोग इन्हें स्टडी करते हैं। एंड आप देखेंगे किस तरीके से ही यूज फ्री वर्ड्स, राइट, और इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी बोला जाता है, आपके वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। तो इन्हों की जितनी भी पोएम्स हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी है, उसमें किसी भी प्रकार का रिदमिक या कोई भी इन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल किया है। अच्छा, जो फेमस पोएम्स हैं इनसाइड दिस पर्टिकुलर पोएट्री कलेक्शन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, व्हेन लिलियास लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ओ कैप्टन माई कैप्टन, इन सभी इंपॉर्टेंट अपने पोएम्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि सेपरेट पोएम से आपको मेनी टाइम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलता है एंड यू ऑल्सो नो अबाउट इट, just keep in your mind. Abhi let's move on very quickly. Question number 14 we have, which is a novel by Hawthorne? So guys, answer we have option number A, बेसिकली नदाइन हॉथरो ने लिखा है द स्कारलेट लेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपके नदाइन हॉथरो अमेरिकन लिटरेचर से एसोसिएटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमेरिकन लिटरेचर में, हम इनको स्टडी करते हैं। और इनका जो ये वर्क है ना 1850 में पब्लिश हो रहा है, इट्स अ हिस्टोरिकल रोमांस, प्यूरिटन नॉवल है बेसिकली। 17th सेंचुरी प्यूरिटन बॉस्टन इसका सेटिंग रखा है इस नॉवल का, यानी कि 17th सेंचुरी में जो आपका प्यूरिटन बॉस्टन है, ड्यूरिंग दैट सिचुएशन क्या कंडीशन थी, क्या एक्सेप्ट किया जाता था थिन और गिल्ट को, पनिशमेंट का क्या रोल था, तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर नॉवल में एक्सप्रेस किया है विद द हेल्प ऑफ हीरोइन हेस्टर प्राइन, उसकी डॉटर पर्ल, और उसका जो एसोसिएशन है उसके लवर और उसके हस्बैंड लाइक अदर डायमिस्डल एंड रॉगर चिलिंगवर्थ के आप कैरेक्टर्स में देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार एग्जामिनेशन से पर्सपेक्टिव फैक्ट्स भी आपको सजेस्ट किए हैं व्हेन आई डिस्कस्ड अमेरिकन लिटरेचर, सो नो नीड टू एक्सप्लेन हियर। अभी हम सारी वर्क्स को देख लेते हैं, इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। जो नेक्स्ट वन आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, आंसर तो हमारा ऑप्शन ए है। लेट मी जस्ट डिस्कस अबाउट जो रिमेनिंग 3 हैं। ऑफ माइस एंड मैन, ये आपका जॉन स्टेनबेक का है, जॉन स्टेनबेक, ये भी आपके अमेरिकन लिटरेचर से एसोसिएटेड है। और ये जो इनका वर्क है 1937 में पब्लिश हो रहा है, इट्स अ नोवेला, यानी कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉवल। और आप देखेंगे इसकी इन्होंने जो सेटिंग है, इट्स अ ग्रेट डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर। तो बेसिकली कैलिफोर्निया में इसका सेटिंग रखा गया है, और ये जो इनका नोवेला है इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप एंड ड्रीम्स, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव मेन स्ट्रीट, सो दिस इज बाय सिंक्लेयर ल्यूइस, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सिनक्लेयर, और एग्जामिनेशन में सभी रिपीटेड हुए हैं आपके, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका भी एसोसिएशन अमेरिकन लिटरेचर से, और इनका जो ये वर्क है मेन स्ट्रीट, इट पब्लिश्ड 1920, ठीक है। और बेसिकली ये एक रियलिस्टिक नॉवल है, एंड इसका भी जो सेटिंग है वो एक फिक्शनल टाउन
गॉफर करके एक फिक्शनल टाउन है जहाँ पर इसकी सेटिंग रखी गई है. एंड नेक्स्ट वी हैव सॉन्ग ऑफ सोलोमन. दिस इज इंपॉर्टेंट विच इज़ रिपीट मैनी टाइम एंड बाय टॉनी मॉरिसन. टॉनी मॉरिसन आप देखेंगे अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, इनफैक्ट अमेरिकन लिटरेचर से इनका एसोसिएशन है. जो इनका ये वर्क है 1977 में पब्लिश हो रहा है. ये मैजिकल रियलिज्म एंड अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली सागा है, जिसमें आप देखेंगे अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी, सर्च फॉर रूट्स, इन सभी मेजर थिंग्स के ऊपर बात किया गया है. और मैं आपको बता दूं दिस वर्क नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड भी इस पर्टिकुलर वर्क को मिला है. सो वी हैव डिस्कस्ड ईच वर्क हियर. अभी लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव अ रोज फॉर एमिली इज अ शो स्टोरी. अभी ये शो स्टोरी तो है बट इट वाज रिटन बाय विलियम फॉकनर. सो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी द आंसर. और ये भी हमारा अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट है क्योंकि विलियम फॉकनर वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमेरिकन लिटरेचर में. एंड सदर्न जो गॉथिक ट्रेडिशन है उसके साथ इनका एसोसिएशन है. 1930 द ईयर 1930 जब ये बेसिकली फर्स्ट अपीयर्ड हुआ है इनका शो स्टोरी द फोरम मैगजीन में. कहाँ पर फर्स्ट अपीयर्ड हुई है? द फोरम मैगजीन. ठीक है, फर्स्ट ये यहाँ पर अपीयर हुई है जो शॉर्ट स्टोरी है अ रोज फॉर एमिली. ठीक है, ये बेसिकली शॉर्ट स्टोरी है, सदर्न गॉथिक का पार्ट है. यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड. और इसका जो सेटिंग है इट्स अ जेफरसन, जो एक फिक्शनल टाउन है इन फॉकनर, राइट. तो आप देखेंगे जेफरसन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, रियली नीड यू टू सस्टेन इन योर माइंड. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सी क्वेश्चन सिंपल है लेकिन जो फैक्ट्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ वाइल एक्सप्लेनिंग आंसर टू ईच क्वेश्चन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आपने स्किप नहीं करना है. सेम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट में मिलेंगे. और ट्रस्ट में ये जो फैक्ट्स मैं एसोसिएटेड करके आपके साथ डिस्कस करूँ ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जामिनेशन ऑफ योर. सो कीप इन योर माइंड, पेशेंसली आपने वीडियोज़ को देखना है और मेरे साथ इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. यू सी you find in yourself really you ready for your examination. Okay, abhi 16 question we have Hemingway's style is known for. So answer we have simple. Hemingway का जो स्टाइल है उसे हम आइसबर्ग थ्योरी बोलते हैं. बट व्हाट इज द आइसबर्ग थ्योरी इज? तो देखिए आइसबर्ग थ्योरी को द थ्योरी ऑफ ओमिजन भी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड ऑल्सो द थ्योरी ऑफ ओमिजन. ठीक है, अब व्हाट इज इट? हेमिंगवे बिलीव करते हैं कि जो डीपर मीनिंग होता है ऑफ अ स्टोरी शुड नॉट बी डायरेक्टली स्टेटेड. उसको जो एक डीप मीनिंग होता है उसको डायरेक्टली स्टेट नहीं किया जाना चाहिए. लाइक यू नो ओनली वन एंड उसका जो 8th पार्ट है, मतलब एन आइसबर्ग इज विजिबल, राइट. तो वहाँ पर ये यही बात बोलते हैं लाइक जो रीडर है, राइट, सेंस द डेप्थ थ्रू वॉट इज शॉन विदाउट एवरीथिंग बीइंग एक्सप्लेन. तो यहाँ पर ये कहते हैं सभी चीज़ों को एक्सप्लेन मत कीजिए, 1/8 पार्ट आप एक्सप्लेन कर दीजिए लेकिन कुछ रिमेनिंग छोड़ दीजिए जिससे कि जो आपका जो रीडर है वो उसको सेंस करे. सो इट इज़ कॉल्ड आइसबर्ग थ्योरी. होप यू अंडरस्टैंड हियर. सो दिस इज ऑफ कोर्स एसोसिएटेड विद हेमिंगवे. तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17. Who is the author of Kanthapura? So this is the part of Indian literature. As I promised you, complete English literature. Complete जिसमें हम अमेरिकन, अफ्रीकन, कैनेडियन, जर्मन, इंडियन इंग्लिश सभी लिटरेचर के इंक्लूडेड मैंने MCQs यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं जिससे कि आप लोग रिवाइज करते जाएं कंप्लीट फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. ठीक है, दिस इज सिंपल क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ कांथापुरा? सो ऑप्शन बी वी हैव द राजाराव. See guys, what a blunder mistake here I commit. So answer we have not Rajarao, it's R.K. Narayan. Option number A the answer to this question. It's a very famous novel R.K. Narayan का जो basically जिनका association Indian English literature से है. 1938 फर्स्ट नॉवल है कांथापुरा R.K. नारायण का एंड इम्पॉर्टेंट है फिक्शनल साउथ इंडियन विलेज कांथापुरा में इसका सेटिंग रखा है. इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को यहाँ पे जो गांधीयन इरा है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया गया है. गांधीयन आइडियोलॉजी, नॉन वायलेंस, स्पेशली सिविल डिसओबीडियंस की बात की गई है. विलेज लाइफ दिखाई गई है, उसका सोशल स्ट्रक्चर दिखाया है. एज वेल आप देखेंगे कास्ट सिस्टम दिखाया है. और ये जो स्टोरी है ना, विलेज स्टोरी टेलर यानी कि मूर्तिज टेल थ्रू एन एल्डरली नरेटर के थ्रू सुनाई गई है जिनका नाम है अचक्का, जो एक ओल्ड वुमन होती है. इसमें आपको रंगम्मा, मूर्ति एंड द विलेजर्स मिल जाएंगे जिन्हों का अपना ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट R.K. नारायण्स नॉवल है जिसका साउथ इंडियन विलेज ड्यूरिंग द गांधीयन फ्रीडम मूवमेंट, राइट. कई बार हम लोग रिवाइज कर चुके हैं. अभी लेट्स वेरी क्विकली मूव टूवर्ड्स द अनटचेबल.
सो गाइज इट इज बाय मुल्क राज आनंद, अनटचेबल आपका मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर बी द आंसर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एसोसिएटेड 1935 द ईयर व्हेन अनटचेबल पब्लिश्ड। सिंगल डे स्टोरी है, नॉवल है, जिसमें आप देखेंगे एक स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया का उसको बेसिकली इसका सेटिंग रखा है, और यहाँ पर एक एवरीडे लाइफ ऑफ सिंगल डे की जो अनटचेबल्स की है अंडर द कास्ट सिस्टम उसको एलैबोरेट किया गया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, सोशल इनजस्टिस जैसी आपको थीम्स इस पर्टिकुलर वॉक में देखने मिल जाएंगे। सो यहाँ पर बेसिकली फोकस किया है द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल की, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। एंड द बक्का मेन कैरेक्टर जो एक यंग स्वीपर बॉय होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है अनटचेबल्स को इन इंडिया। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट for exam perspective too. Abhi let's move on. Next one we have number 19 question. The poem A River is by. सो गाइज ये जो आपका पोयम है अ रिवर, इट इज़ बाय ए के रामानुज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सीधा आंसर। ए के रामानुज इंडियन इंग्लिश पोइट हैं, इंडियन इंग्लिश पोइट हैं, एंड ऑफ कोर्स इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के से इनका एसोसिएशन है। और इनके जो वर्क्स हैं ना, आप उसमें देखेंगे चाइल्डहुड मेमोरीज, नेचर, नॉस्टैल्जिया टाइप ऑफ स्टाइल आपको देखने मिल जाएगा। ये जो बेसिकली इनका पोएम है इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम चाइल्डहुड मेमोरीज, नेचर एंड द लाइफ गिविंग येट डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ रिवर्स, ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन इट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 21, विच वर्क वॉन अरुंधति रॉय द बुकर, ठीक है। तो बुकर प्राइज बेसिकली इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है, जो 1997 में इनका इंपॉर्टेंट वर्क आया है। अरुंधति रॉय जिनका एसोसिएशन आपकी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से है, एंड इनका ये इंपॉर्टेंट नॉवल है। एंड यू सी यहाँ पे एमनन, एमनन एक जगह का नाम है, एमनन, ठीक है। केरला में बेसिकली एक जगह का नाम है जहाँ पर इसकी सेटिंग रखी गई है, और इसमें आप देखेंगे फॉरबिडन लव, फैमिली एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा को बेसिकली एज ए थीम दिखाया गया है। नॉन लीनियर इसका नैरेटिव है, इसमें आप इंग्लिश विद मलयालम वर्ड्स देखेंगे, उसका मिक्सअप आपको देखने मिलेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और एज ए कैरेक्टर आपको ईस्था, राहेल, अम्मू, वेलुथा मिल जाएंगे। ईस्था जो ट्विन ब्रदर है, और राहेल जो उसकी ट्विन सिस्टर होती है, अम्मू इनकी मदर होती है, वेलुथा इसमें एक दलित वर्कर होता है जिस पर सेंटर्ड है ये स्टोरी, ठीक है। और इस वर्क को बुकर प्राइज मिला था 1997 में, और इंटरनेशनल अक्लेम भी कंसिडर किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्क को, क्योंकि एक सोशल कमेंट्री है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, थिंग्स फॉल अपार्ट इज रिटन बाय। सो गाइस आंसर वी हैव चिनुआ अचीबे, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफ्रीकन ट्रिलॉजी है, अफ्रीकन ट्रिलॉजी का फर्स्ट पार्ट है थिंग्स फॉल अपार्ट। और ये जो टाइटल है ये आपके W.B. येट्स का जो बेसिकली सेकेंड कॉमिंग करके पोयम है, वहाँ से इसका ये लाइन लिया गया है थिंग्स फॉल अपार्ट का, जिसका आपका पब्लिकेशन है 1958, ठीक है। इसके बाद आपको 2 पार्ट्स इसके और मिल जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, राइट, जहाँ पर इन्होंने प्री कॉलोनियल इग्बो सोसाइटी के बारे में बात किया है आपके चिनुआ अचीबे ने, और उसके डिसरप्शन एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के कारण जो डिस्ट्रप्शन है वहाँ पर, उसके बारे में बात किया है। अफ्रीकन लिटरेचर से बेसिकली एसोसिएटेड क्वेश्चन है ये आपका। और इसका जो सेकंड पार्ट है इट इज़ नो लॉन्गर एट ईज। मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, नो लॉन्गर एट ईज, ठीक है। ये इनका 1960 में आ रहा है। इसी का बेसिकली आगे जो ग्रैंडसन ओबी करके होता है कॉन्वो, इसमें आपको मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट में, और उसका जो ग्रैंडसन है उसके सेंटर्ड स्टोरी नो लॉन्गर एट ईज में देखने मिलेगा। और इसका जो थर्ड पार्ट है एरो ऑफ गॉड, ठीक है, जो बेसिकली 1964 में आ रहा है। इसमें आपको इजूलू मिलेगा जो एक प्रिस्ट होता है इग्बो विलेज का। सो दिस इज द स्टोरी बेस्ड ऑन प्री एंड पोस्ट कॉलोनियल नाइजेरिया, ठीक है, जहाँ पर क्लैश दिखा है बिटवीन ट्रेडिशनल अफ्रीकन वैल्यूज एंड यूरोपियन कॉलोनियलिज्म। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। एंड चिनुआ अचीबे जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर का कंसिडर किया जाता है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है, चिनुआ अचीबे कंसिडर फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वेरी क्विकली रीच टुवर्ड्स 23, हु रोट द स्ट्रेंजर। सो गाइस बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इट इज़ फ्रॉम फ्रेंच लिटरेचर, जहाँ पर जो आपके अल्बर्ट कैम्यूस हैं, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने ये वर्क लिखा है द स्ट्रेंजर, जो 1952 में आ रहा है, 42 में सॉरी, राइट। और ये बेसिकली एसोसिएटेड है एग्जिस्टेंशियलिज्म और अब्सर्डिस्ट फिक्शन से। नॉवल है इनका, ये एग्जिस्टेंशियल नॉवल है जिसका सेटिंग इन्होंने अल्जेरिया में रखा है, अल्जेरिया। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और इसमें आपको मेन कैरेक्टर्स देखने मिल जाएंगे एज वेल, आप देखेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन अब्सर्डिज्म, यानी कि जिसमें लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग, डेथ एंड मोरालिटी की बात क्या है, सिंपल और डायरेक्ट प्रॉस है ये, राइट। ओवरऑल ये क्लासिक है ऑफ एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर का। होप यू अंडरस्टैंड हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी नेक्स्ट वी हैव
मैजिक रियलिज्म इज एसोसिएटेड विद। सो गाइस ये क्वेश्चन सिंपल है, बट जो मैं आपको फैक्ट्स यहाँ सजेस्ट करूंगी इट रियली हेल्प यू। ओके, तो फ्रेंड्स आंसर वी हैव गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस, क्योंकि इनका एसोसिएशन मैजिकल रियलिज्म से है। और मैं आपको बता दूं गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस कोलंबियन लिटरेचर यानी कि लेटिन अमेरिकन लिटरेचर से इनका एसोसिएशन है। पाइनियर कंसिडर की जाते हैं मैजिकल रियलिज्म इन लिटरेचर में। और आप देखेंगे इसमें आपको ब्लेंडिंग्स देखने मिल जाएगा फैंटेसी का विद फैंटेसी फैंटेसी, ओके या फैंटेसी विद रियलिटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको ब्लेंडिंग्स मिल जाएगा मैजिकल रियलिज्म में फैंटेसी विद रियलिटी, जहाँ पे पोर्ट्रे किया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स को एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। होप यू अंडरस्टैंड हियर। और इसमें जो आपको फेमस वर्क्स मिल जाएंगे जो एसोसिएटेड है, वी हैव 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड विच इज़ रिटन बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस 1967, जो आइकनिक एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है मैजिकल रियलिज्म का। देन आफ्टर आप यू गो अहेड एंड यू सी क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, ये 1981 में आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स लव इन द टाइम ऑफ खोलेरा 1985। तो ये जो 3 वर्क्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं दीज आर एसोसिएटेड विद दिस मैजिकल रियलिज्म। ओके, तो आपको मैंने यहाँ पर इसका फीचर भी स्टडी करा दिया एज वेल। आप देखेंगे ये लैटिन अमेरिकन लिटरेचर में बेसिकली फर्स्ट पॉपुलराइज्ड जो है, उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड जा रहा है, राइट। और आपके जो बेसिकली गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस है वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1982। ये चीज़ आपने ज़रूर से अपने माइंड में सस्टेन करना है। इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑफ कोर्स इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। और आप देखेंगे देन आफ्टर मैजिकल रियलिज्म से इसाबेल हो गए, सलमान रश्दी हो गए आपके, एंड हारुकी मुराकामी हो गए, ये सभी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस्ड हैं विद मैजिकल रियलिज्म, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 25 सी काफ्काज मेटामॉर्फोसिस बिलोंग्स टू। तो अभी हम लोग जर्मन लिटरेचर पर मूव कर चुके हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्मन लिटरेचर। और काफ्का का जो मेटामॉर्फोसिस है जिसके बारे में मैंने आपको कल डिस्कस किया था, इट इज़ बिलोंग टू मॉडर्निज्म। सो गाइज मेटामॉर्फोसिस जो यहाँ पर मेंशन है ये 1915 में पब्लिश हो रहा है और इट्स अ नोवेला, राइट, इट्स अ नोवेला। और आपको ये तो पता चल गया कि इट्स बिलोंग टू मॉडर्निज्म, राइट, जिसमें आपको सामसा मिल जाएंगे, ग्रेगर सामसा करके प्रोटैगनिस्ट हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से जब वो एक सुबह उठते हैं अपने आप को देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म इनटू अ जायंट इंसेक्ट, वर्मिन में अपने आप को पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बेसिकली मॉडर्निज्म लिटरेचर से इसका एसोसिएशन क्यों है, क्योंकि ये क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर का है। क्योंकि यहाँ पर आपको मेन चीज़ आपने देखने मिले जो थीम है इसका, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, अलाइनेशन, अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये सभी फीचर्स आपको मॉडर्निज्म में मिल जाएंगे। दैट्स वाई ये एग्जाम्पल है आपका मेटामॉर्फोसिस मॉडर्निज्म का, राइट। फ्रेगमेंटिव नैरेटिव, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजी एंड इंटरनल एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा, फोकस मिलता है कहीं ना कहीं मॉडर्निस्ट एलिमेंट्स में आपको। तो ये चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म से आपको फीचर्स पूछे जाते हैं एज ए स्टेटमेंट्स। तो आपको ये क्लैरिटी अपने माइंड में ज़रूर से रखनी है कि वाई आर यू स्टडिंग मॉडर्निज्म, और मॉडर्निज्म में वो कौन कौन से फीचर्स आपको देखने मिलते हैं, हाउ दे टॉक अबाउट अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, वाई दे टॉक अबाउट डीह्यूमनाइजेशन इन मॉडर्न सोसाइटी, क्यों फैमिली जो ड्यूटीज़ एंड सोसाइटल प्रेशर रहता है ड्यूरिंग मॉडर्निज्म, क्यों एग्जिस्टेंशियल डेस्पेयर रहता है। सो ये सभी चीज़ें आपने डीपली स्टडी करनी है, ओनली देन यू गाइज एलिजिबल टू आंसर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्योंकि यूजीसी नेट आप देख रहे हैं नाउ अ डेज, अगर मैं लास्ट एग्जामिनेशंस की बात करूं 2 इयर्स की, अगर मैं 6 मंथ्स में जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलते हैं, देयर इज़ नो डाउट, बट कॉन्सेप्चुअल भी आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, जहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन जो एक राइट ऑप्शन है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। सो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अपनी बिल्ड कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, बट एज वेल कॉन्सेप्चुअली भी आपने स्ट्रॉन्ग होना है इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई और विन JRF। ओके, अभी लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। सो गाइज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, सी द डेथ ऑफ द ऑथर इज कॉइंड बाय। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अभी जो द डेथ ऑफ द ऑथर, ये आपका रोनाल्ड बार्थ जो आपके फ्रेंच लिटरेरी थियरिस्ट हैं उनके साथ एसोसिएशन है, ऑप्शन नंबर बी। और बेसिकली इनका ये ऐसे भी है जो 1967 में पब्लिश हो रहा था,
दिस इज एसोसिएटेड विद फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से कहीं ना कहीं एसोसिएशन है। और जो ऑथर हैं आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने इंटेंशंस, बायोग्राफी और पर्सनालिटी की बात की है इन दिस इंपॉर्टेंट ऐसे एज विल द फ्रेज, जहां पर ये चैलेंज कर रहे हैं ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, राइट। तो द डेथ ऑफ द ऑथर, ये इनका एक ऐसे है जो रोनाल्ड बार्थ ने 1967 में लिखा था, जहां पर इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो टेक्स्ट है और उसका जो मीनिंग है इज क्रिएटेड बाय रीडर्स नॉट डायरेक्टेड बाय द ऑथर। मतलब जब उसको रीडर रीड करेगा तो वो उसको सेट करेगा कि उसका मीनिंग क्या निकलना है, नॉट द ऑथर अपने आप हिमसेल्फ और हर सेल्फ सेट करेगा कि उसका मीनिंग क्या है। अभी देखो मैं हूँ आप लोगों के साथ क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ, तो मेरा कुछ और मोटिव है टू शेयर विद यू ऑल PYQs। अभी आप लोग उसको किस तरीके से गैन करते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन यू। सो यही चीज़ यहाँ पर एम्फेसाइज की जा रही है कि रीडर सेंटर्ड इंटरप्रिटेशन की बात की जा रही है ओवर ऑथोरियल इंटेंट। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी नेक्स्ट वी हैव 26 डिफरेंस। स्पेलिंग का ध्यान रखना, ये सभी रिपीटेड आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मैचिंग क्वेश्चन में एवरी 6 मंथ, सो यू हैव टू जस्ट रिवाइज देम। डिफरेंस इज अ टर्म बाय, सो गाइज आंसर टू दैट क्वेश्चन वी हैव जैक्स डेरिडा, जिनका एसोसिएशन फ्रेंच फिलोसोफर, बेसिकली जैक्स डेरिडा आपके फ्रेंच फिलोसोफर है। फ्रेंच पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन से इनका एसोसिएशन है। वी हैव डिस्कस्ड इन माई पास्ट वीडियोज टू, जहाँ पर ये बेसिकली मीनिंग बताते हैं कि जो लैंग्वेज है इज नेवर फिक्स्ड। ठीक है, डिफरेंस का मतलब यहाँ पे जो लैंग्वेज है इट नेवर फिक्स्ड की ये बात करते हैं, इट इज ऑलवेज डिफर्ड थ्रू द नेटवर्क ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन वर्ड्स, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, और ये बेसिकली की कॉन्सेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन, जो थियोरी है ना डीकंस्ट्रक्शन का बेसिकली कोर आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बाय जैक्स डेरिडा। मेनी टाइम हैव बीन रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर। नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 27 नाउ, intentional fallacy is proposed by, so guys answer we have option number A, you see Wimsatt and Beardsley। so overall W के Wimsatt and आपके Monroe C Beardsley ने 1946 में इंटेंशनल फॉलेसी इसको प्रपोज्ड किया है। अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएशन है, और जो मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर इट इज़ वैल्यू ऑफ अ लिटरेरी वर्क शुड नॉट बी जज बेस्ड ऑन द ऑथर्स इंटेंशन। जो भाई बेसिकली लिटरेरी वर्क का जो एक वैल्यू है, जो मीनिंग है किसी भी लिटरेरी वर्क का, इट शुड नॉट बी जज बेस्ड ऑन दी ऑथर की जो खुद की इंटेंशन है उस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। दिस इज द कोर आइडिया एंड द मीनिंग ऑफ दिस इंटेंशनल फैलेसी। यहाँ पे एम्फेसाइज किया है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट को। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट आप देख लेंगे कि किस तरीके से फोकस हो रहा है फ्रॉम ऑथर सेंटर टू टेक्स्ट सेंटर्ड, राइट। तो टेक्स्ट सेंटर्ड क्रिटिसिज्म की यहाँ पे बात की जा रही है, ऑफ कोर्स विच इज द पार्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म में आपने स्टडी किया होगा, जिसमें हम क्लोज रीडिंग को स्टडी करते हैं। सो इंटेंशन फैलेसी प्रपोज्ड आपकी विमसेट एंड बर्ड्सले के थ्रू आए 1946 में, जहां पर उन्होंने ऑफ कोर्स यही स्टेट किया है कि जो वर्क है उसका जो मीनिंग है कांट बी डिटरमाइंड बाय द ऑथर्स इंटेंशन। होप यू अंडरस्टैंड हियर, मेनी टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 28, Oedipus complex belongs to। So guys, we all know about Oedipus complex associated with ऑप्शन बी साइकोएनालिसिस। सो बेसिकली सिगमंड फ्रूड जो ऑस्ट्रियन साइकोएनालिस्ट हैं, जिनका ये कॉन्सेप्ट है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन साइकोएनालिसिस एंड साइकोलॉजी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जहां आप देखेंगे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में साइकोसेक्सुअल स्टेज की बात की जाती है थियोरी ऑफ कॉन्सेप्ट की, जहां उन्होंने बताया कि जो एक बच्चा होता है, जो एक चाइल्ड होता है, वो किस तरीके से उसका जो अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर होता है फॉर द ऑपोजिट सेक्स को लेके, लाइक उसके पेरेंट में अगर बॉय है, मतलब यहाँ पे बॉय का बेसिकली बॉन्ड दिखाया गया है विद मदर। ठीक है, और किस तरीके से इन दैट सिचुएशन उसके अंदर एक होस्टाइल फीलिंग्स आ जाती है टुवर्ड्स द सेम सेक्स पेरेंट्स, यानी कि वो अपनी मदर को लेके इतना ज़्यादा क्यूरियस है अभी कि वो हेट करने लगता है अपने फादर से, मतलब कि जो सेम सेक्स है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। सो यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाई गई है बिटवीन सन एंड मदर, और ये जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है आपके डी.एच. लॉरेंस का जो सेमी ऑटोबायोग्राफी सन्स एंड लवर्स आप देखेंगे, सन्स एंड लवर्स जो आपका 1913 में पब्लिश हो रहा है,
इस पर्टिकुलर वर्क में इस ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को डिस्कस्ड किया है, विच इज़ बाय आपके सिगमंड फ्रूड, राइट। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिला है, दैट्स वाई मैंने 2 और 3 फैक्ट्स यहाँ इंक्लूड कर दिए टू जस्ट मेक यू क्लैरिटी टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ योर। ओके, सिगमंड फ्रूड के साथ एसोसिएटेड है और अनकॉन्शियस डिजायर की यहाँ पे बात हो रही है जो ऑपोजिट सेक्स पेरेंट को लेकर रहता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 29। द concept of hegemony is by। So guys, this is very repeated question in examination। overall जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी repeated फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए, यू सी डेथ ऑफ द ऑथर, डिफरेंस, इंटेंशनल फालसी, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हेजेमनी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी इट इज एसोसिएटेड आपके एंटोनियो ग्रामची, जो आपके इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है, इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल थ्योरी, कल्चरल स्टडीज़ एंड लिटरेरी थ्योरीज में हम लोग कहीं ना कहीं इस फील्ड में एंटोनियो ग्रामची का कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। एंटोनियो ग्रामची का जो हेजेमनी कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं रेफर कर रहा है डोमिनेंस, राइट। अभी डोमिनेंस कैसे करना है, ऑफ वन सोशल क्लास ओवर अदर्स, नॉट जस्ट थ्रोइंग फोर्स बट थ्रो आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल लीडरशिप। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आइडियोलॉजिकली किस तरीके से आप डोमिनेट स्थापित कर सकते हैं। आप देखिए, आपने किसी चीज़, आप मान के चलिए आप यहाँ चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे रीडर्स बने, मतलब दे गिव अटेंशन टूवर्ड्स रीडिंग बुक्स, एंड ऑन दी अदर हैंड आप देख रहे हैं जो जितना भी क्राउड है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है टूवर्ड्स रीडिंग। तो आप कैसे करेंगे भाई? एक तो तरीका होता है कि हम उनको फोर्स करें, और यहाँ पर फोर्स की बात नहीं हो रही है, फोर्स को डिनाई किया जा रहा है हेजेमनी कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर वो कह रहे हैं आइडियोलॉजिकल तरीके से, यानी कि उनका मेंटिलिटी, उनका जो एक माइंड सेट है उसको ही चेंज कर दो, अपने आप वो काम करने लग जाएंगे जो आप चाहते हैं। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ ये लोग बुक्स पढ़ना स्टडी करें, तो मैं इनके माइंड पर फोकस करूँगी और कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये चीज़ भरूँगी कि ये अपने आप ही बुक रीडिंग लविंग बन जाए, मतलब ये बुक को रीड करने लग जाए। तो ये क्या कर रहे हैं, अभी मैंने उनको फोर्स नहीं किया बट मैंने उनके माइंड को इस तरह से कंट्रोल किया कि अभी वो लोग बुक रीड कर रहे हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली द कोर आइडिया ऑफ आइडियोलॉजिकली चेंज द माइंडसेट, इट इज हेजेमनी कॉन्सेप्ट, ओके। एंड दिस इज एसोसिएटेड विद एंटोनियो ग्रामची। तो मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको यहाँ पे डिस्कस किया है, होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 वी हैव अ पेट्रार्चन सोनेट कंसिस्ट ऑफ। अभी हमारा जो क्वेश्चन है जल्दी से स्विच हो गया है, यू सी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रार्चन सोनेट की। तो मैं आपको बता दूं पेट्रार्च कौन है, एक इटालियन पोइट हैं 14th सेंचुरी के, उन्हीं पर तो बेस्ड ऑन है पेट्रार्चन सोनेट। तो 14th सेंचुरी के आपके इटालियन पोइट हैं जिन्होंने इसे पॉपुलराइज्ड किया है, इटालियन सोनेट फॉर्म को, बेसिकली इटली, राइट। और इटालियन है। 14th लाइन जहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगी टोटल सोनेट्स में, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 8 लाइन्स एंड 6 लाइन्स। जो स्टार्टिंग की 8 लाइन्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेव, इट इज कॉल्ड ऑक्टेव। और जो लास्ट की 6 लाइन्स होती है उसे हम बोलते हैं सेस्टेट, ठीक है। और इसका भी कुछ अपना ही इंपॉर्टेंस है। जो यूजुअली आप देखेंगे फर्स्ट 8 लाइन्स होती है जिन्हें हम ऑक्टेव बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन एंड सिचुएशन को प्रेजेंट किया जाता है। और जो लास्ट 6 लाइन्स होती हैं जिसे हम सेस्टेट बोलते हैं, उसमें रेजोल्यूशन, रिफ्लेक्शन एंड काइंड ऑफ कमेंट्री को प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि एक तरह से सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप इयाम्बिक पेंटामीटर देखेंगे उसके इंग्लिश एडेप्टेशन में, सोनेट्स का जो इंग्लिश एडेप्टेशन है उसमें आप इयाम्बिक पेंटामीटर देखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड हियर एंड द आंसर टू ऑप्शन नंबर बी। अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन। हमार्शिया, हमार्शिया मीन्स, सो बेसिकली अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो इट इज़ अ ट्रैजिक फिलो, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखेंगे ट्रैजिक फिलो या फिर एरर इन जजमेंट दैट लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ अ ट्रैजिक हीरो। जब प्ले में ट्रैजिक हीरो होता है, हीरो का जब डाउनफॉल होता है, सो इट इज़ कॉल्ड दैट सिचुएशन कॉल्ड हमार्शिया। इट कैन बी पर्सनली फ्लो भी हो सकता है एंड मोरल वीकनेस भी हो सकता है और मिस्टेक के थ्रू भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो आपका हमार्शिया है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अरिस्टोटल, राइट। अरिस्टोटल का जो आपने जो पुपिल है, बेसिकली जो स्टूडेंट हैं आपके प्लेटो के, तो अरिस्टोटल ने जो अपना वर्क दिया था, एक जो फिलोसॉफिकल वर्क दिया था पोएटिक, राइट, एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर में। तो आप देखेंगे जो ग्रीक ट्रेजेडी की इसमें इन्होंने बात किया था, जिसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है अपने इसमें। तो ट्रेजेडी में इन्होंने हमार्शिया को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था। और आप देखेंगे सेंट्रल टू ट्रेजेडी एंड ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है हमार्शिया को।
एंड ऑफ कोर्स इन्होंने कथारसिस के बारे में भी जिसमें बताया था किस तरीके से कथारसिस जो होता है इमोशनल जो इमोशनल प्यूरिफिकेशन होता है फियर एंड पिटी, तो ऑडियंस में उसके बारे में होता है. सो दीज आर एसोसिएटेड विद, और हमार्शिया इज अ टर्म जो बेसिकली आपके अरिस्टोटल के पोइटिक्स से आई है. होप यू अंडरस्टैंड, जिसका मीनिंग है हमारा ट्रैजिक फ्लो और एरर इन जजमेंट. अभी नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 32. सी यू कैन सी कंप्लीट नाउ. नॉवल फॉर्म इज ट्रेडिशनली कंसीडर्ड टू हैव स्टार्टेड विद. सो गाइस आंसर टू दिस क्वेश्चन आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी. अगर मैं ऑप्शंस के थ्रू जाऊं तो आपके डैनियल डिफॉय कहीं ना कहीं कंसीडर किए जाते हैं इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड सोशल कमेंटर हैं. एंड इनका जो बेसिकली वर्क है कंसिडर किया जाता है अर्ली एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश प्रोस फिक्शन, जहाँ पर कॉमन लाइफ को बेसिकली फोकस किया जा रहा है. तो आप देखेंगे द राइज ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नॉवल के लिए हम लोग डैनियल डिफॉय के कंट्रीब्यूशन को रिमेंबर करते हैं अगर ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे अगर फर्स्ट नॉवल के बारे में बात किया जा रहा है तो इट मीन्स वी हैव द आंसर डॉन क्विजॉट, जो बेसिकली आपकी मिगोल डी करवाइंट्स का लिखा हुआ वर्क है, जो स्पेनिश लिटरेचर से जिनका एसोसिएशन है डॉन जुटॉक. ठीक है, मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स, मुझे ना उसको हमेशा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होता है. डॉन क्विजॉट. ठीक है, इसको फर्स्ट मॉडर्न नॉवल वैसे कंसीडर किया जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू अगर आप ऑप्शन जाएंगे तो आंसर वी हैव डैनियल डिफॉय. राइट, मैंने बोथ दी थिंग्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हु रोट वेटिंग फॉर गोडॉट. So guys, answer we have very simple. Samuel Beckett, option number B, the answer, who wrote Waiting for Godot. Now what exactly it is? तो देखिए फ्रेंड्स, सैमुअल बेकेट आपके इरिश प्ले राइट हैं और इनका जो ये इंपॉर्टेंट प्ले है, राइट, ये इनका बेसिकली 1953 में फर्स्ट परफॉर्म हुआ था पेरिस में. 1953 में फर्स्ट ये परफॉर्म हो रहा है पेरिस में. एंड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थिएटर ऑफ अब्सर्ड एग्जिस्टेंशियलिस्ट ड्रामा है बेसिकली, जिसमें आपको टू मेन कैरेक्टर्स देखने मिल जाएंगे, व्लादिमिर जिसे डीडी बोला है एंड एस्ट्रागन जिसे गोगो बोला है. अब वो वेट कर रहे हैं किसी एंडलेसली गॉडोट का हु नेवर एक्चुअली अराइव्स. तो यहाँ पर आप देखेंगे मीनिंगलेसनेस की बात की जा रही है, टाइम की बात की जा रही है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है. राइट, सो होप दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मेन कैरेक्टर्स, स्टोरी की जो फेमस लाइन्स हैं एंड सम ऑफ ओपनिंग एंड एंडिंग लाइंस का आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने एग्जामिनेशन में बेसिकली मिलते हैं. इट्स अ लैंडमार्क इन थिएटर ऑफ द अब्सर्ड और बेसिकली मॉडर्न ड्रामा है एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट को लेकर. राइट, जहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है मीनिंग, पर्पस एंड ह्यूमन कंडीशन को लेके. राइट, सैमुअल बेकेट का अब्सर्डिस्ट प्ले में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, जो बेसिकली मॉडर्न यूरोपियन लिटरेचर का. राइट, होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 34. odd on a Grecian urn ends with. So friends, this is very repeated question जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा ही जाता है. आपके जॉन कीट्स का है ये. ठीक है, और इसका जो एंड लाइन है, जो एंड हो रहा है इसका, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी. दिस इज द आंसर. और आप देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ओड है, जहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है. 5 स्टैंजाज है इसमें, 5 स्टैंजाज और 10 लाइन आपको ईच मिल जाएगा. राइट, बेसिकली ये कीट का अपना वर्जन है ऑफ हिज ओड्स. और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कीप इन योर माइंड 1819 इसको पब्लिश करा है लाम्बिया इजाबेल और ईव ऑफ सेंट एग्नेस. इनकी जो अदर पोएम्स पब्लिकेशन हुए थे ना, उसी में इसको भी पब्लिश किया है. ये इनका एक रोमांटिक लिरिक पोएट्री है, ओड है बेसिकली. एंड जॉन कीट्स का लिखा है, जिसमें इन्होंने बात किया है किस तरीके से जो अर्न है, जो बेसिकली यहाँ पर मेंशन है टाइटल में, जो अर्न है वो किस तरीके से उसका जो एक इमेज है वो एटर्नल है, अनलाइक ह्यूमन लाइफ है. ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्ट एंड ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि जो आर्ट है वो प्रिजर्वर भी है ब्यूटी का, एंड ट्रूथ जो है उसकी कहीं ना कहीं बियॉन्ड टाइम है. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन. 35 क्वेश्चन. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज मेनली. सो गाइस आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है. इसका एसोसिएशन रिवाइवल ऑफ कैथोलिक आइडियाज से है. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो आपका ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, इट इज़ ओरिजिन और इसका जो पीरियड है इट इज़ 1833 टू 1845, यानी कि 19th सेंचुरी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, जिसमें आपको फाउंडर्स इसके मिल जाएंगे लाइक जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन कैबल और एडवर्ड पर्सी करके, क्योंकि आपके की फिगर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. अभी ये जो मूवमेंट है इसमें आप देखेंगे जो कैथोलिक
ट्रेडिशंस हैं और जो रिचुअल्स हैं विद इन दी एंग्लिकन चर्च, तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एम्फेसाइज किया है, रिस्पॉन्स दिया है लिबरलिज्म एंड रैशनलिज्म को इन चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड हियर अबाउट किस तरीके से मतलब ये जो मूवमेंट है इट वर्क्स ऑन हाई चर्च एंग्लिकनिज्म, जहाँ पर ये एम्फेसाइज कर रहा है रिचुअल जो ट्रेडिशन है बेसिकली उसको। रिलीजियस रिवाइवल यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा क्योंकि स्पिरिचुअल डेप्थ एंड चर्च अथॉरिटी की यहाँ पे बात हो रही है। एंड सो मेनी आपको पब्लिकेशंस मिल जाएंगी जो एसोसिएटेड है विद दिस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, लाइक आपका ट्रैक्ट्स ऑफ द टाइम हो गया, जो आपका इन्फ्लुएंशियल ऐसे है जो प्रमोट कर रहा है इस पर्टिकुलर मूवमेंट के आइडियल्स को। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु रोट कल्चर एंड अनार्की? नाउ दिस इज बाय मैथ्यू आर्नल्ड, ऑप्शन नंबर ए, 1822 to 1888, basically the timeline of Matthew Arnold, English literature Victorian era essay cultural criticism पर based on है ये इनका basically cultural anarchy, जिसका publication year है 1869, one of major and repeated in examination of your in matchings question। ये आपसे ऐसे पूछा जाता है जहाँ पर इन्होंने बात किया है द रोल ऑफ कल्चर इन सोसाइटी, कल्चर का क्या रोल होता है सोसाइटी में, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है बिटवीन कल्चर एंड अनार्की इन दिस ऐसे, राइट। कल्चर में इन्होंने बेसिकली रीडिफाइन किया है ह्यूमन थॉट्स को, उनके मॉरल डेवलपमेंट को और उनका जो परसुएट है टूवर्ड्स परफेक्शन एंड नॉलेज। और अनार्की में इन्होंने इग्नोरेंस किया है, सेल्फिशनेस की बात किया है, सोशल डिसऑर्डर के बारे में बताया है, राइट। सो ओवरऑल ये इस पर्टिकुलर ऐसे में जो आपके मैथ्यू आर्नल्ड है एडवोकेट कर रहे हैं एजुकेशन को, मोरल इंप्रूवमेंट को, एज वेल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सोसाइटल कोज को लेके। होप यू अंडरस्टैंड। लैंडमार्क कंसीडर किया जाता है विक्टोरियन कल्चरल क्रिटिसिज्म में ये जो वर्क है, एंड इनफैक्ट एग्जामिनेशन में आपसे रिपीटेड फॉर्म में भी पूछा जाता है। अभी नेक्स्ट वी हैव, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनल फॉलिसी? जो इंटेंशनल आपका फॉलिसी है उसमें आपका एसोसिएशन किसका है? अभी पीछे मैंने आपको डिस्कस किया था, एसोसिएशन आपका विमसेट एंड बर्ड्सले से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू विच राइटर? जो वेस्टलैंड है इट वाज डेडिकेटेड टू इजरा पाउंड, टी.एस. एलियट का 1922 वेरी रेवोल्यूशनरी वर्क, जो फर्दर डिवाइडेड हो रहा है इनटू 5 सेक्शंस, उसको भी आपने क्रोनोलॉजी में स्टडी करना है, इनफैक्ट यू हैव टू रिवाइज। और इट वाज डेडिकेटेड इजरा पाउंड जो बेसिकली इनके टीचर हैं, और इमेजिस्ट में जिनका कहीं ना कहीं जिन्होंने लीड जो रोल है उसको प्ले किया है इमेजिज्म, ओके, जो हमारा लिटरेरी मूवमेंट है, इजरा पाउंड, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 39, हु कॉल्ड द नॉवल अ लूज बैगी मॉन्स्टर? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, लूज बैगी मॉन्स्टर नॉवल है जिसे कॉइन किया है सर हेनरी जेम्स ने। बेसिकली 19th सेंचुरी नॉवेल्स उन्होंने डिस्क्राइब किया है, लॉन्ग एपिसोडिक है, और आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर और यूनिटी का लैकनेस है, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन नंबर 1 हेनरी जेम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द फ्रेज डार्क सैटेनिक मिल्स अपीयर्स इन अ पोएम बाय? तो बेसिकली आपके जो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे आपके विलियम ब्लैकी हैं, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1757 टू 1827, राइट। रोमांटिक पोएट्री से इनका एसोसिएशन है। इनकी जो पोएम आई थी, एंड डिड दोज फीट इन एंशिएंट टाइम, या फिर प्रिल्यूड टू मिल्टन, अ पोएम करके, जो इनकी 1805 टू 1804 टू 1808 में आई थी। तो बेसिकली वहाँ पर, राइट, ये जो फ्रेज है डार्क सैटेनिक मिल्स आपका अपीयर हुआ है, जहाँ पर इसको रेफर किया है टू द इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज ऑफ ब्लैकीज टाइम से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर वो दिखाने चाह रहे हैं कि ऑपरेसिव और जो डीह्यूमनाइजिंग डिस्ट्रक्टिव है टू नेचर एंड ह्यूमन स्पिरिट, तो कहीं ना कहीं उसको ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये एक आइकनिक फ्रेज है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को, ठीक है। और बेसिकली विलियम ब्लैकी का जो आपको मैंने बताया अभी पोएम का नेम, यू कीप इन योर माइंड, प्रिल्यूड टू मिल्टन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रिल्यूड टू मिल्टन, एंड द सब टाइटल वी हैव अ पोएम, ठीक है, जो इनका ड्यूरिंग आया है 1804 टू 1808। इस पर्टिकुलर पोएम में ये अपीयर्ड हुआ है, जो आपका बेसिकली फ्रेज है डार्क सैटेनिक मिल्स, जिसका मीनिंग यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से है, वी हैव डिस्कस्ड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द सब अल्टर्न कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद?
नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. अभी मीनिंग इसका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसे आपने समझना है. बेसिकली सबअल्टर्न जो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ पॉपुलराइज्ड इन लिटरेरी एंड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, जो बेसिकली गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवेक से एसोसिएटेड है, जो आपकी इंडियन लिटरेरी थियोरिस्ट हैं. तो बेसिकली ये जो फ्रेज़ है, इसको पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में कहीं ना कहीं पॉपुलराइज्ड किया है. एंड यू सी सबल्टन जो है बेसिकली मार्जिनलाइज्ड और जो ऑप्रेस्ड ग्रुप है, आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन ऑल्सो इंक्लूडेड इन मार्जिनलाइज्ड, हु आर आउटसाइड द पावर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. तो जो हमारी जो सोसाइटी की जो पावर होते हैं उस स्ट्रक्चर से जिन्हें बाहर कर दिया जाता है, जैसे विमेन हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए, जैसे पुअर क्लास हो गए, तो ये सभी बेसिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको सबल्टन बोला है आपकी गायत्री स्पाइवेक ने. और इनका जो एक वर्क आया था कैन द सबल्टन स्पीक, 1988 में आया था, इन विच शी टॉक्ड अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट आपका जो कॉन्सेप्ट है. इनफैक्ट शी डिस्कस्ड अबाउट इट एंड द क्वेश्चन एंड शी पुट द क्वेश्चन ऑल्सो. ये जो इनका टाइटल है कैन द सबल्टन स्पीक, दिस इज अपने आप में ही एक क्वेश्चन है जो ये रेस कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंपॉर्टेंट एसे. ओके, hope you understand here. अभी next question we have question number 42. Who wrote the essay Tradition and the Individual Talent? So guys, this is important work by T.S. Eliot, जिनका timeline भी है 1888 to 1965. English Literature, Modernism and Literary Criticism से association है आपके T.S. Eliot का. इनका जो ये essay आया था 1919 में publish हुआ है, and the Egoist करके, इगोइस्ट जो मैगजीन है उसमें ये फर्स्ट पब्लिश हुआ है, राइट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर इन्होंने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट कोर आइडियाज़ के बारे में डिस्कस किया है. एज वेल आप देखेंगे ये फंडामेंटल ऐसे कंसिडर किया जाता है मॉडर्निस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जहाँ इन्होंने ऑब्जेक्टिविटी की बात की है, क्राफ्ट की बात की है, हिस्टोरिकल अवेयरनेस की बात की है इन पोएट्री में. होप यू अंडरस्टैंड हियर. यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन मिलता है, सो यू कीप इन योर माइंड एंड ऑफ कोर्स रिवाइज. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. सो वी हैव 43 क्वेश्चन. द फ्रेज ड्रीम ड्रैफर्ड इज एसोसिएटेड विद, सो देखिए आंसर वी हैव लैंगस्टन हग्स. तो मैं आपको बता दूं, लैंगस्टन हग्स जो बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन पोइट हैं, अफ्रीकन अमेरिकन आपके पोइट हैं, और इनका बेसिकली जो पोयम है हार्लिम करके, ठीक है, जिसे आर ड्रीम डैफर्ड भी बोलते हैं, 1951 में आया है, इसको हार्लिम भी बोलते हैं, ठीक है. तो इनकी इस पोयम में बेसिकली ये जो फ्रेज़ है इट केम, और जहाँ पर इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, जो परिणाम होते हैं पोस्टपोन करने के और डिनाइंग करने के ड्रीम्स को, क्या परिणाम निकलते हैं जब आप अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर देते हैं आगे के लिए, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेशियल ऑपरेशंस और सोशल इनइक्वालिटीज़. तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी ये जो बेसिकली फ्रेज़ है इट्स अ आइकनिक फ्रेज, जो कैप्चर कर रही है अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा. और बेसिकली इनका जो पोयम हार्लिम है आपके लैंगस्टन हग्स का, जो 1951 में आया था, इन दिस पोयम में इन्होंने इस फ्रेज को डिस्कस किया है. ओके, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. कांथापुरा इज रिटन इन स्टाइल ऑफ, तो इट वॉज रिटन इन स्थल पुराण. कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, आर के नारायण का मोस्ट इंपॉर्टेंट 1938 पब्लिकेशन, फर्स्ट नॉवल, राइट. इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से एसोसिएशन है. अभी इसको जो बेसिकली फिक्शनल विलेज कांथापुरा में सेट किया है, और आपने देखा किस तरीके से ये स्थल पुराण. तो स्थल पुराण का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्थल पुराण. तो देखिए जो लोकल लेजेंड्स होता है ना, यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ अ सेक्रेट प्लेस होता है, जैसे संस्कृत में जिसे आप बोलते हैं, सो बेसिकली उसी में इसको सुनाया गया. यानी कि जो नारायण ने इसका जो नैरेटिव है नारायण का इस पर्टिकुलर वर्क को लेके, वो रिजेंबल कर रहा है स्थल पुराण को. यानी कि क्रॉनिकली वो क्या कर रहा है, हिस्ट्री, कल्चर एंड मोरल लाइफ ऑफ विलेज है, उसको कहीं ना कहीं नरेट किया जा रहा है, उसको रिजेंबल किया जा रहा है. इट इज कॉल्ड स्थल पुराण. होप यू अंडरस्टैंड हियर. क्वेश्चन नंबर 45. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज सेट इन. तो देखिए केरला में, इसका सेटिंग केरला में एमनम करके, जो एमनम करके मैंने आपको कई बार बताया है, इसका सेटिंग रखा है. यू प्लीज कीप इन योर माइंड. यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा. इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ PYQ. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 46 वी हैव. द थिएटर ऑफ क्रूलिटी इज प्रपोज्ड बाय. सो बेसिकली थिएटर ऑफ क्रूलिटी का एसोसिएशन आपके एंटोनिन आर्टोट से, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंटोनिन, इनका कंप्लीट नेम एंटोनिन आर्टोट.
अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन आपका लिटरेचर का हुआ था, नेट का एग्जामिनेशन, उसमें आपसे मैचिंग्स क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर थिएटर ऑफ क्रूलिटी को लेके मैचिंग्स क्वेश्चन पूछा था। ऑन द अदर हैंड आपसे एसोसिएशन पूछा था। सो दिस इज द टाइप ऑफ PYQ। फ्रेंच प्ले राइट हैं आपके एंटोनिन आर्टोट, और ऑफ कोर्स पोइट भी हैं, थिएटर थियोरिस्ट भी हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इनका ये जो कॉन्सेप्ट है थिएटर ऑफ क्रूलिटी इज नॉट अबाउट लिटरेरी क्रूलिटी, ये लिटरल क्रूलिटी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं, बट अ थिएटर दैट शॉक्स द ऑडियंस इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल। जब आप थिएटर में हैं और आपको एक शॉक लग रहा है, इट इज थिएटर ऑफ क्रूलिटी। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट पमेला? नाउ पमेला इज बाय सैमुअल रिचर्डसन, जो बेसिकली आपका 18th सेंचुरी और अर्ली नॉवल कंसिडर किया जाता है, जिसे एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा है, सेंटिमेंटल नॉवल है। 2 वॉल्यूम्स इसके आए थे, 1740 एंड 1741, 2 वॉल्यूम्स में ये आपका आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसका जो कंप्लीट टाइटल है वी है वर्च्यू रिवॉर्डेड। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखना है, वर्च्यू रिवॉर्डेड, ठीक है। कई बार मैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इस पर्टिकुलर वॉक के। इसमें एक यंग सर्वेंट गर्ल है पमेला एंड्रयू करके, जो अपने आप को रजिस्ट करती है। इनफैक्ट शी एडवांस ऑफर वेल्दी मास्टर, मिस्टर बी करके होता है, जो अल्टीमेटली उसको मेंटेन अपनी मतलब अपना हर वर्च्यू बना लेता है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट इट। एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड ऑफ कोर्स अर्ली एग्जाम्पल है नॉवल एज अ मोरल एंड सोशल इंस्ट्रूमेंट का, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन नॉट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 48, थिंग्स फॉल अपार्ट टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम W.B. Yeats सेकेंड कमिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ PYQ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 49, कैलिबन अपॉन सेटपॉज इज अ पोएम बाय। सो गाइज ये जो पोएम है इट इज़ बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर विक्टोरियन पोइट्री से इनका एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स मास्टर कंसिडर किए जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। 1864 में इनका ये वॉक आ रहा है, कैलिबन अपॉन सेटबॉक्स, ठीक है। मैं आपको बता दूं ड्रामेटिक मोनोलॉग विक्टोरियन पोइट्री, बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर ये जो इनका वॉक है, यहाँ इन्होंने रिलीजियस थियोलॉजी एंड ह्यूमन नेचर की बात की है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। एंड ये बेसिकली कलेक्शन है, ठीक है। इट्स अ कलेक्शन, जो बेसिकली इनका कलेक्शन आया था ना ड्रामेटिस्ट परसोना करके, उस कलेक्शन का ये वॉक है कैलिबन अपॉन सेटबॉक्स, ठीक है। तो कलेक्शन कौन सा है, नेम उसका ड्रामेटिक्स परसोना, ठीक है। ये बेसिकली इनका नेम है कलेक्शन का, 1864 में आया था, जिसके अंदर ये आपका कैलिबन अपॉन सेटबॉक्स नाम का पोएम है। Question number 50, one important characteristic of metaphysical poetry is, so answer we have wit and conceit. This is a main characteristic that we study in metaphysical poetry. In fact, the poets those associated with metaphysical poetry, क्योंकि ये wit और conceit की बात करते हैं, जहाँ पर ये far fetched images की बात करते हैं. Many time I have discussed. So guys, here I discuss with you all total 50 questions. I have more questions I'll cover in next video of mine. You please comment me what do you feel after practicing type of question, or I explain each question. Do you think it's worth for you, or you want only question I just practice with you all? You please comment में मुझे ज़रूर से बताइएगा, जिससे कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए। इन नेक्स्ट वीडियो मैं अकॉर्डिंगली उसको रिकॉर्ड करूँ आप लोगों के लिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू वांट टू गेट ऑल दीज फाइल्स, सो यू हैव टू ज्वाइन द मेंबरशिप वेयर यू कैन ईजिली ऑल दी MCQs, जो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कंप्लीट लिटरेचर के easiest manner में. Okay, do like the video after watching, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe.